हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली 30 जून 2024 को एक एग्ज़ाम हुआ था चंडीगढ़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। क्लर्क की पोस्टें आई थी। उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, आज के वीडियो में हम उनके आंसर्स एंड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का जो आया था, 61 नंबर क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीरीज़। तो टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने ये कहा था कि जैसे कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं पंजाब और चंडीगढ़ के, तो कन्फर्मेशन टॉपिक होते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स होते हैं। तो नंबर सीरीज़ का ये जो क्वेश्चन आया था, तो इसमें अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या था, इसमें लॉजिक क्या था। तो क्वेश्चन था 0, -1, 4, 27 क्वेश्चन मार्क एंड ये। तो इसमें बेसिकली क्या था अपने पास कि 0, -1, 4, 27, फाइंड द नेक्स्ट नंबर एंड 175। तो जैसा कि अगर इसमें हम डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाता है अपने पास, 0 से -1 के लिए डिफरेंस कितना आ जाता है, -1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ -1 से 4 के लिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, +5। तो 4 से 27 के लिए आप क्या करोगे कि प्लस कितना करोगे, 23। तो यहाँ पे गैप बनता है -1, +5 एंड +23। ठीक है जी। तो जबकि मेरा यहाँ से -1 से +5 बनाना है, तो -1 से +5 के लिए मुझे यहाँ पे प्लस कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। और मुझे 5 से 23 बनाने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 18। तो हमने देखा कि 6 और 18 का जो गैप आ जाता है वो कितना आ जाता है, 12। अज्यूम करते हैं कि अगला भी अगर 12 होता, तो उस हिसाब से यहाँ पे 18 + 12 मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाता, +30। +30 अगर यहाँ पे गैप होता, तो ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है 30, 23 + 30, तो मेरे पास कितना आ जाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, गैप -1 +5 +20। तो ये जो गैप है ये कितना बना अपने पास, 6, ये कितना बना, 18। तो इसमें ऐड करें 18, तो ये बना। अब मैं इस 23 में कितना ऐड करूँ तो ये वाला गैप बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 3 और 2 कितना आ गया, 5। तो मेरे पास यहाँ पे प्लस कितना होना चाहिए था, 53। तो 53, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10, 1, 5 to 7 और 80। अब ये देखना कि बाकी में 80 सही है, तो फिर इस बेस पे यहाँ पे भी अगेन क्या होना चाहिए, 12। और 12 होना चाहिए, तो 30 + 12 कितना होना चाहिए था, 42। और 42 इसमें ऐड करते हैं, तो 3 + 2 5 एंड 5 + 4 9, तो 95। अब क्या ये इसमें ऐड करने पर 175 बनता है, तो मेरा आंसर सही है। तो 0, 5, 5, 8 + 9 कितना हो गया, 70। तो आंसर कितना बन जाता है, 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन 80। ठीक है जी, बी ऑप्शन 80। तो गैप का गैप क्या था, सेम। ये इस क्वेश्चन का क्या था, एक लॉजिक था। ठीक है जी। 61 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो अगेन अपने पास लेटर सीरीज़ का था और अगेन एक नंबर सीरीज़ का था। तो लेटर सीरीज़ में जो क्वेश्चन है अपने पास IAZ, ठीक है, जो IAZ, नेक्स्ट है अपने पास KE और B, नेक्स्ट अपने पास 3 लेटर्स फाइंड करने थे, और नेक्स्ट है OOF, नेक्स्ट है OOF, और उसके बाद है QU और H। तो इसमें सीरीज़ में क्या हुआ था कि I 9 नंबर पे होता है और K 11 पे होता है, तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ था, 2। और यहाँ पे O 50 नंबर पे होता है और Q होता है 70 नंबर पे, तो +2। सो अज्यूम करते हैं ये +2 है, तो यहाँ पे भी अगर +2 होता तो उस बेस पे 11 + 2 आता 13, 13 पे स्टैंड करता है M, और 13 + 2 15। तो यहाँ पे ये चेन तो बिल्कुल सही हो रही है, +2 +2 +2, फर्स्ट टू फर्स्ट। अगला क्या है, ये AEIOU। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बॉबल्स चेन में दिख रहे हैं, तो AEIO। तो अपने पास M के बाद क्या आना चाहिए था, O। ठीक है जी। तो AEI आना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो AEIO। तो MI के बाद थर्ड यहाँ पे Z, और यहाँ पे B, और यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे F और यहाँ पे H। तो यहाँ पे दिख रहा है कि Z के बाद है B, B के बाद फाइंड करना है F और H, इंक्रीज कर रहा है। तो Z बेसिकली 26 होता है, तो 26 के बाद +2 करेंगे तो क्या आ जाता है, 2। तो 26 + 2 जैसे 28 होता है,
तो 26 के बाद बेसिकली क्या है कि एक छोड़कर बी आ रहा है, या तो हम सीधा बोलते हैं +2, तो बी आ गया, बी 2 पे होता है तो 2 + 2 4, तो यहाँ पे आता है डी, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो अपने पास जो आंसर बनता है वो MID। अब जैसे यहाँ पे मैं ये नंबर्स में +2 कर रहा, तो ये सारा का सारा जो यहाँ क्लासेस होती हैं हम यहाँ पे प्रॉपरली बताते हैं कि ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या, नंबर्स क्या हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर 62 का था डी ऑप्शन, MID, ठीक है। 63 पे आते हैं, ठीक है जी। तो ये 62 की एक्सप्लेनेशन बनी अपने पास, आंसर मेरे पास जो बना वो क्या बना अपने पास, डी ऑप्शन। अब जो 63 है, थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन केस था, ये सीरीज़ थोड़ी सी ट्रिकी सीरीज थी, ठीक है। पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 63, तो ये एक सीरीज़ थी, तो ट्रिकी सीरीज़ थी, जैसे कि इसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस केस। एक्सेप्शनल केस में अब यहाँ पे हुआ क्या था, तो बेसिकली हुआ ये कि ये जो नंबर था 266, इसमें फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को किया गया था मल्टीप्लाई, 2 × 6 12 प्लस थर्ड डिजिट ऐड किया था, तो कितना बन गया अपने पास है 18। सिमिलरली नेक्स्ट जो पेयर है 339, तो इसमें फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, 3 3 = 9 प्लस थर्ड डिजिट है 9, ऐड किया तो 3 3 = 9 प्लस 9 = 18, तो ऐसा हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट 5, सेकंड डिजिट अपने पास क्या है 2, 5 2 = 10 प्लस थर्ड डिजिट 8, तो कितना बन गया 18। तो अपने पास यहाँ पे बाई ऑप्शन ये आंसर आएगा। तो बाई ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो जैसे देख लो यहाँ पे 9 3 + 0 नहीं होता, 8 3 + 0 18 होता, 7 3 + 0, तो अपने पास 630 यहाँ पे एक नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, 6 3 = 18 प्लस 0, तो मेरे पास 18 आंसर आता है। तो ये आंसर था बाई ऑप्शन, बट एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे यूज़ हुआ था। तो 63 का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। तो ये इस नंबर सीरीज़ के और लेटर सीरीज़ के बेस पे 3 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चन हमें मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंफर्मेशन टॉपिक में इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट लिखता है कि जग्गी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एस, तो एक पॉइंट है एस जिससे उसने स्टार्ट किया नॉर्थ में, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे उसने कवर कितना किया 15 मीटर। अब ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है राइट नॉर्थ डायरेक्शन में, देन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, और कितना वो मूव किया आगे 10 मीटर। तो अगेन ही वॉक्स 10 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो ये यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, तो अगेन लेफ्ट 90 डिग्री। अब ये 15 है, ये कहता है कि यहाँ पे कितना 10, तो 10 ये 15 से छोटा होता है, इसलिए ये लाइन मैंने छोटी ही बनाई। फाइनली वॉक्स 22 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, तो लेफ्ट यहाँ पे मूव, एंड कितना 22 के लिए ये पैरेलल सबसे पहले यहाँ पे कितना हो गया 10, 22 में 10 कवर हो गया, तो रेस्ट कितना बचा 12, तो यहाँ पे पहुँच गया। एंड क्या लिखता है, रीचीज अ पॉइंट क्यू, यहाँ पे आ गया पॉइंट क्यू। अब रही बात कि ये 10 ये 10 ये 10, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये इतना क्या हो गया 10, तो ये कितना बच गया 5, तो मैं इसको यहाँ पे 15 को तोड़ कर लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है जी, 15 हो गया। अब कहता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम पॉइंट एस, कहता है जहाँ पे वो है कहाँ पे, क्यू पे है, तो कहता है एस पॉइंट से वो कितना दूर है, दूरी हमेशा छोटे रूट से फाइंड होती है, और इसी पॉइंट से कहता है कि कौन सी डायरेक्शन में है। अब देखा जाए तो ये अपने पास क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये साइड फाइंड करनी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम h² = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो अपने पास एक साइड है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर कितना, सॉरी हाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो अपने पास टोटल h स्क्वायर कितना आ जाता है 1 6 और 9, और ये जो h है वो इक्वल किस साइड गया, तो ये हो गया 116 है, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 13 का। तो अपने जहाँ पे वो q है s से वो कितना दूर है 13 मीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से ही s से कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के मिड में है, तो इसका आंसर क्या रहा था डी ऑप्शन 13 मीटर नॉर्थ ईस्ट। टॉपिक इंपॉर्टेंट था बट इजी क्वेश्चन आया था, डी ऑप्शन इसका आंसर था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन पजल का क्वेश्चन आया था, ठीक है जी, पजल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ एग्जाम में आते ही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन था 66, 67 एंड 68। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल 10, A B C D E F G H I and J आर सिटिंग इन अ रो,
फेसिंग वेस्ट। अब बेसिकली यहाँ पे बात हुई है वेस्ट फेसिंग की, तो हम एक कॉलम अरेंजमेंट को ही फॉलो करते हैं। नॉर्थ साउथ के केस में रो बना लेते हैं और ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के लिए हम क्या बना लेते हैं, कॉलम। तो हमने टोटल यहाँ पे 10 मेंबर अरेंज करने हैं, टोटल 10 मेंबर अरेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो टोटल 10 मेंबर हैं। कहता कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन में ये होता है लेफ्ट और ये होता है सॉरी, ये लेफ्ट और राइट जो है, वेस्ट डायरेक्शन में इधर लेफ्ट होता है और इधर क्या होता है, राइट। ठीक है जी, तो ये टोटल अपने पास थे 10 मेंबर और ये वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे थे, ये लेफ्ट और ये राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे उसने लिखा हुआ है बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ द एजेस। तो अपने पास यहाँ पे बी और एफ नहीं आएंगे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो बी और एफ का प्लेस यहाँ पे नहीं रहना था। रही बात नेक्स्ट, तो जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो जहाँ कहीं भी D आएगा इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, तो D जहाँ आएगा उसके लेफ्ट साइड पे कौन रहेगा, G। तो जैसे कि जहाँ D आएगा तो लेफ्ट साइड इधर हो गया, तो D के लेफ्ट साइड पे कौन आएगा, G इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D पहला। एंड H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J, तो जहाँ कहीं भी J आएगा, J का राइट साइड ऊपर वाली साइड, तो H जो आएगा वो J के राइट साइड पे आना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखा था देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन E एंड A, तो कहता है E और A के बीच में कितने लोग आएंगे, 4। तो अरेंजमेंट ऐसे थी इसकी कि जैसे ये E बना दिए मैंने, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्लेस छोड़कर यहाँ पे कौन आता है, A। या तो दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती थी अपने पास कि यहाँ पे क्या आ जाता A, तो 1 2 3 और 4 का गैप छोड़कर यहाँ पे कौन आ जाता है, E। या तो मैं यहाँ पे प्लेस बना लूँ ऐसे ताकि आपको दिख जाए 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो A और E के बीच में कहा उसने कि 4 लोग बैठे थे। ठीक है जी, 4 प्लेस बना लिए। I इज़ टू द नॉर्थ ऑफ B, तो कहता है I इज़ टू द नॉर्थ ऑफ B, तो जहाँ कहीं भी B आएगा, जहाँ कहीं भी B आएगा तो B के नॉर्थ में कौन आना चाहिए, I। ये भी अलग लिख दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ था एंड F इज़ टू द साउथ ऑफ D, तो जैसे कि ये है D, F इज़ टू द साउथ ऑफ D, तो F जो है वो D के साउथ में आना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट इकट्ठे लिख दी ताकि D के लिंक में सामने पता चलता रहे। नेक्स्ट लिखा उसने J इज़ इन बिटवीन A एंड D, इसका मतलब J A और D के बीच में ही है, तो J इज़ इन बिटवीन A एंड D। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, 2। J इज़ बिटवीन, ठीक है जी, A एंड D एंड G इज़ बिटवीन E एंड F। तो मेरे पास यहाँ पे केस नंबर 1 क्या बनता है कि जैसे ये A है तो J इज़ बिटवीन A एंड D, तो ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे E 1 2 3 और 4 सेम टू सेम रिपीट कर लिया। पहले तो ये वाला केस मैंने कॉपी पेस्ट किया। एक तो कॉपी पेस्ट क्यों किया कि J इज़ बिटवीन A एंड D, दूसरा J इज़ बिटवीन A एंड D। एक तो ये केस बनाया। सिमिलरली इसके भी बन जाएंगे, बट पहले इसको देखते हैं कि इससे फॉलो होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे पास यहाँ पे बन जाता है J इज़ बिटवीन A एंड D, J इज़ बिटवीन A एंड D। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि D जो आएगा वो F और G के बीच में आएगा। सॉरी, D के नीचे मुझे क्या चाहिए, एक तो F और एक क्या चाहिए, G। अगर मैं D के नीचे यहाँ पे पहली वाली केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 से देखूं कि D है, तो उसके नीचे अगर मैं कहीं पे भी क्या बनाऊं, F या G, तो फिर मेरी ये वाली जो लाइन है, देखो क्या लिखा हुआ है, G इज़ इन बिटवीन E एंड F। क्या लिखा हुआ है, G इज़ इन बिटवीन E एंड F। तो इससे क्या होगा कि अपने पास यहाँ पे E है, तो यहाँ कहीं पे मेरा क्या आएगा, F और क्या आएगा, G। तो F और G यहाँ कहीं आएगा, सो दैट ये D के क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। पर उसने कहा कि D के नीचे F और G, तो D के नीचे यहाँ पे F और G बनाऊँ तो G इज़ बिटवीन E एंड F पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली अरेंजमेंट क्या थी, गलत। तो यहाँ पे ही ये अरेंजमेंट क्या हो जाती थी अपनी, कैंसिल हो जाती थी। ठीक है जी, ठीक है। अब फिर हमने अगली अरेंजमेंट को फॉलो किया, तो अगली अरेंजमेंट में भी देखो कि सेम टू सेम केस अपने पास बन रहा है कि यहाँ पे भी अगर क्या है, E। ठीक है जी, तो D यहाँ पे कहीं है, तो D के नीचे मुझे कहीं पे F और G बनाने पड़ेंगे। अगर मैं D के नीचे कहीं F G बनाऊंगा तो G इज़ बिटवीन E एंड F पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए ये अरेंजमेंट भी क्या थी, यहाँ से गलत। तो अपने पास ये 2 अरेंजमेंट तो क्लियर कट यहाँ से क्रॉस हो ही गई।
अपने पास बाकी की दो अरेंजमेंट बची जैसे ये। अब यहाँ पे भी मैंने क्या बोला कि J इज बिटवीन, ये जो लाइन लिखी हुई है J इज इन बिटवीन A एंड D, तो इसके भी दो केस बनते हैं, तो इसको भी हमने रिपीट कर लिया। एक 4 का गैप बनाएंगे, 1 2 3 और 4 के बाद यहाँ पे कौन आ जाता है, E आ जाता है। ठीक है जी। पहला केस क्या किया, J इज बिटवीन, एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, तो आपने देखना है कि कहाँ रहेगा। ठीक है जी। अब ये चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे जब हमने कॉपी पेस्ट की तो J इज बिटवीन A एंड D बना दिया। सिमिलरली J इज बिटवीन A एंड D। ठीक है जी। तो सेम टू सेम देख लो यहाँ पे कि क्या हमने यहाँ पे किया। तो J इज बिटवीन A एंड D, एक A एंड J इज बिटवीन A एंड D। ठीक है जी। टोटल 10 मेंबर बनाने हैं, इनमें एक ही सही होगा, एक क्या हो जाएगा अपने पास गलत। ठीक है जी। और G इज बिटवीन E एंड F भी बनाना है मुझे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इस वाली अरेंजमेंट में कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मुझे कितने प्लेस चाहिए, 2। या तो 2 ऊपर होंगे या तो 2 नीचे होंगे, शायद एक एक भी हो सकता है, पहली बात। अब मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि D के नीचे मुझे F और G भी बनाने, पर यहाँ पे एक लाइन है कि G इज इन बिटवीन E एंड F है। तो सपोज करता हूँ कि मैं यहीं पे बनाता हूँ, अगर G इज बिटवीन E एंड F, तो इससे G इज बिटवीन E एंड F, तो इससे एक लाइन क्या हो जाती है, गलत। अगर पॉसिबिलिटी ये बनाऊँ कि G नीचे बनाऊँ, क्योंकि F एंड पे नहीं हो सकता, गलत हो जाता है। जबकि अगर यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है तो फिर मुझे यहाँ से ये चीज़ कैंसिल करके इसमें ऊपर सोचना था, तो G इज बिटवीन E एंड F, यहाँ पे सोचना था। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ G इज बिटवीन E एंड F, तो अब इससे क्या होगा, एक तो D के नीचे F और G तो सही हो गए, ये लाइन तो सही हो रही है इसमें। अब मुझे क्या चाहिए कि J के ऊपर मुझे क्या चाहिए, H, J के ऊपर मुझे क्या चाहिए, H। अब दूसरी बात है कि लास्ट लाइन एक और भी है, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन H एंड C, तो मुझे ऐसा ध्यान में रखना है कि H और C के बीच में 2 का गैप भी बनाना है। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, 2 प्लेस मुझे स्टिल चाहिए है, या तो सही होना है या तो गलत होना है। अगर मुझे J के ऊपर क्या बनाना है, H, तो अगर J के ऊपर H है तो 2 प्लेस ही खाली बचे हैं, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे क्या होगा कि 2 ही प्लेस हैं ऊपर, अगर हुए तो, नहीं तो एक प्लेस तो होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि J के ऊपर मुझे H बिठाना है। अगर मैं यहाँ पे H बिठा देता इस प्लेस पे, तो फिर 2 का गैप ऊपर तो मैं प्लेस नहीं बना सकता। ठीक है, नीचे बनाता तो 1 2 के बाद यहाँ पे C नहीं आता, गलत हो जाता। अगर मैं यहाँ पे भी H को बिठा देता तो 1 2 के बाद यहाँ पे C नहीं आता। मतलब कि अगर मुझे J के ऊपर H रखना भी है और मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितने प्लेस आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर ऊपर मुझे J के ऊपर H चाहिए तो मुझे देखना है कि अगर प्लेस चाहिए तो मैक्सिमम मेरे को और कितनी जगह है, 2 ही जगह है, या तो एक ही होगी या तो मैक्सिमम 2 होगी। अगर यहाँ रखूँ तो 1 2 के बाद C नहीं आएगा, यहाँ रखूँ तो 1 2 के बाद C नहीं आएगा, तो मतलब ये अरेंजमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। तो आपको यहाँ से पता चला कि जो अरेंजमेंट फाइनल हुई वो आपकी लास्ट। तो ये आपको पजल वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, चंडीगढ़ के एग्ज़ाम के लिए, ये आते ही आते, इवन सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं। ठीक है जी, ये फाइनल हुआ अपने पास। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, मुझे कितने प्लेस चाहिए, 4 और, तभी 10 बन पाएंगे। जबकि 10 बन पाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी बन गई हैं, अब इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी बन गई हैं कि G इज़ इन बिटवीन E एंड F। तो ये ध्यान में रखना है मुझे। तो इसको मैं यहाँ पे लेके चल लेता हूँ केस नंबर, इसको रिपीट कर दो क्योंकि फाइनल हो गया है। तो D के बाद 2 का गैप, 2 के बाद कौन है, E। तो एक मैंने क्या किया, G इज़ बिटवीन E एंड F, एक इसमें कर दिया G इज़ बिटवीन E एंड F, ये चीज़ है। ठीक है जी। तो यहाँ से अब क्या होता है कि D के नीचे F और G चाहिए थे, D के नीचे F और G चाहिए थे, ये अपने पास डन हो गया। G इज बिटवीन F एंड F, ये भी डन हो गया। B के ऊपर मुझे I चाहिए, पता नहीं है कहाँ आएगा। J के ऊपर मुझे क्या चाहिए, H, और H और C के बीच में गैप मुझे चाहिए। और रही बात है कि यहाँ पे भी प्लेस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने प्लेस चाहिए इसमें, 2 प्लेस चाहिए कि J के ऊपर मुझे अगेन H चाहिए। तो अगर 2 प्लेस हुए तो वही बात होगी कि या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, मैक्स टू मैक्स 2 ही प्लेस हो सकते हैं, पर मिनिमम एक होना ही चाहिए H के ऊपर J। अगर H को यहाँ बिठाता तो 1 2 के बाद C नहीं आता, अगर H को यहाँ बिठाता 1 2 के बाद C नहीं आता, मतलब ये अरेंजमेंट क्या होगी अपने पास, अगेन गलत होगी। तो ये अरेंजमेंट अपने पास क्या होगी, फाइनल होगी। अब J के ऊपर मुझे क्या चाहिए, H। तो 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम प्लेस कितने चाहिए और मुझे 4। अगर मैं J के ऊपर यहाँ पे H करता तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 के बाद C नहीं आता, बट चलो ठीक है,
ये वाला प्लेस, अब मैं मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 4, तो मुझे हर एक प्लेस सोचना है। यहाँ पे H नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ H 1 2 के बाद C नहीं हो सकता, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे H रखूँ तो 1 2 के बाद C नहीं होता, और मैक्सिमम कितने प्लेस है H, तो मैक्सिमम कहीं ना कहीं तो आना ही है ना अपने पास। तो ये वाले 2 प्लेस जो हैं 1 2 3 और 4, तो अब ये जो प्लेस है वो इनमें से हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि या तो H अगर यहाँ पे हुआ तो C यहाँ भी आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि H तो C, तो H और C के प्लेस कंफर्म हो गए। और जब H और C के प्लेस कंफर्म हो, J के ऊपर G चाहिए तो लास्ट B के ऊपर I चाहिए, तो ये वाला प्लेस किसका आता है B, और ये प्लेस किसका आता है I। तो कंफर्म हुआ, सबसे ऊपर वाला प्लेस आएगा इधर H और C, उससे नीचे I, उससे नीचे क्या आएगा B, B के नीचे अगेन वही C और H, उसके नीचे कौन आएगा A, A के नीचे क्या आएगा J, J के नीचे क्या आएगा D, D के जस्ट नीचे कौन आएगा F, F के जस्ट नीचे G, और G के जस्ट नीचे E। तो अपने पास ये एक कंप्लीट अरेंजमेंट थी इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में हमें अब 3 क्वेश्चन मिल रहे थे, तो 3 क्वेश्चन में आंसर क्या क्या था। नंबर 1, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट, ये लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने पास आंसर क्या आ जाता है ईदर C और H। तो इस क्वेश्चन का आंसर था C ऑप्शन, ईदर H और C। इफ G एंड J इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर कहता है G और J इंटरचेंज करते तो यहाँ पे क्या आ जाता है G और यहाँ पे क्या आ जाता है J। तो ऐसा करने पर देन हु बिकम्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ G, तो G के इमीडिएट नेबर कौन होते A और D। तो अपने पास 67 का आंसर क्या आता A ऑप्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अगेन आंसर्स देख लो, 66 का क्या है और फिर 67 का क्या है। और 68, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। डेफिनेटली इस पे तो हमें पता नहीं है कि H और C, बट यहाँ पे डेफिनेटली E तो है ही है, तो अपने पास डेफिनेटली की वजह से E, क्योंकि E का कंफर्मेशन है। तो मैच करो 66 की जो आंसर है 66 का C ऑप्शन, इधर H और C, 67 का A ऑप्शन A एंड D, और 68 का जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन E, ठीक है जी। तो ये इसके आंसर्स थे, सिंपल पजल का क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन आया था एक, तो ये था अपना ऑर्डर रैंकिंग में रैंकिंग वाले पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है जी। एक टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें रैंकिंग का ये क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ 40 बॉयज़, तो टोटल कहता है कि एक कंप्लीट रो थी जिसका टोटल कितना था 40, लेफ्ट और ये क्या आ गया राइट। और कहता है अमर इज 6th टू द राइट ऑफ संदीप। अमर के लिए मुझे संदीप का प्लेस पता चलना चाहिए, एंड संदीप इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ विजय। संदीप इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ विजय, और संदीप के लिए मुझे प्लेस किसका चाहिए था विजय का। और उसके बाद उसने लिखा इफ अमर इज 28th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो अमर का प्लेस यहाँ पे मिलता है कि 28 फ्रॉम द राइट। तो हम चलो यहाँ पे कहीं पे प्लेस किसका बना लेते हैं, अमर का प्लेस बना लेते हैं, ठीक है जी। तो अमर जो है वो 28 फ्रॉम द राइट है, तो 28 फ्रॉम द राइट ये किसका प्लेस है अमर का। अब अमर का जो प्लेस है इज 6th टू द राइट ऑफ संदीप, तो यहाँ पे कहीं पे कौन होगा संदीप होगा, यहाँ पे कहीं पे कौन होगा संदीप, क्योंकि ये लेफ्ट और ये राइट। तो इसके राइट साइड पे 6 इस साइड चल रहा है प्लस और माइनस में, तो कौन है अमर, संदीप के 6 राइट में। मैं प्लेस नहीं बनाऊंगा, प्लस और माइनस का ही काम होता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो 6 राइट पे कौन है अमर, ठीक है जी, संदीप का प्लेस है। एंड संदीप इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अब ये 6 है और ये विजय यहाँ कहीं आएगा तो 11 है, क्योंकि 6 छोटा होता है ना, तो इसलिए विजय यहाँ कहीं नहीं हो सकता था। तो ये प्लेस किसका आता है अपने पास विजय का। और ये जो विजय है संदीप इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ विजय, तो ये लेफ्ट और ये विजय का राइट, तो विजय के लेफ्ट साइड पे ये कितना है 11। तो विजय के प्लेस से +11 -11 ऐसे चलता है जैसे भी जो नंबर होता है। अब क्वेश्चन के लास्ट में पूछा हुआ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो विजय की पोजीशन हमें कहाँ से बतानी है, लेफ्ट हैंड से बतानी है। तो विजय की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कितनी है ये बतानी है। तो बताने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें विजय की पोजीशन कहाँ से पता चलनी चाहिए, राइट हैंड से पता चलनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है अपने पास एक रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, ऐसे है। तो विजय का पोजीशन हमें लेफ्ट से बताना है, तो राइट से क्या हुआ, अगर ये पोजीशन यहाँ से कितनी है 28 नंबर पे है,
ठीक है जी। और यहाँ से लेके ये 11 है, तो अगर मैं 11 में 6 माइनस कर दूँ तो ये वाला जो केस रहा यहाँ से यहाँ तक का, तो वो कितना रहा, 5 रहा। ये कितना रहा, 5। ठीक है, तो यहाँ से इसके लेफ्ट पे कितने, 11वें नंबर पे है, यहाँ से ये है 6 नंबर पे। तो ये वाले प्लेस में 11 माइनस 6 करने पर मेरे पास क्या बचा, 5। तो ये 5 है यहाँ पे, तो 28 माइनस 5, 28 माइनस 5, तो मेरे पास ये कितना आ जाता है, 23। तो विजय का रैंक राइट साइड से कितना बन गया, 23। तब फॉर्मूला है L प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल मेरे पास कितना है, 40। L कितना है, फाइंड करना है, L फाइंड करना है। राइट कितना है, 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। तो क्वेश्चन मार्क इज प्लस 22 इज इक्वल टू 40। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 40 माइनस 22 इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन 18। तो 69 क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन 18। ठीक है जी, बी ऑप्शन 18। तो अगले पे देखते हैं फिर अगला क्या आया था अपने पास। 69 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था 70 क्वेश्चन। ठीक है जी, 70 क्वेश्चन अपने पास था, और ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 70 क्वेश्चन में लिखा हुआ था A, B, C, D एंड E प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स। प्रॉपरली पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आप रीड करें क्या लिखा हुआ है। तो A, B, C, D एंड E प्ले अ गेम ऑफ कार्ड। A says to B, कहता है A says to B, if you give me 3 cards, if you give me 3 cards। ठीक है, कि A B को बोलता है कि अगर आप मुझे 3 कार्ड देते हो तो आपके पास have as many as E। ठीक है, तो आपके पास जो कुछ बचेगा वो E के बराबर बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि B के नंबर में अगर 3 माइनस कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो B से 3 कार्ड अगर ले लेता है A, तो जो B के पास बचता है फिर, तो B माइनस 3 करने पर जो होता है वो बराबर किसके हो जाता है, E के। ठीक है जी, एक इक्वेशन मेरे पास ये बनती है। दूसरा, इफ़ आई गेव यू 3, और A कहता है कि अगर मैं तुझे 3 कार्ड दे देता हूँ तो यू का मतलब B, यू विल हैव एज मैनी एज D। तो B के कार्ड में 3 कार्ड ऐड करें, तो B को अगर A देता है 3 कार्ड, तो B के पास अपने कार्ड से 3 ज़्यादा हो जाएंगे, तो कहता है ये बराबर किसके हो जाता है, D के। तो यहाँ से मैं एक चीज़ ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन बन सकती है, देयरफॉर B माइनस E इज़ इक्वल टू 3। और यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन बन सकती है D माइनस B इज़ इक्वल टू 3। चलो मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 करके एक नंबरिंग दे देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो, पर एक इक्वेशन अपने पास ये बनती है B माइनस E इज़ इक्वल टू 3 और D माइनस B इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या लिखा है, A एंड B टुगेदर हैव, A और B के पास इकट्ठे जो कार्ड हैं टुगेदर हैव 10 कार्ड्स मोर देन व्हाट D एंड E टुगेदर हैव। तो A और B के पास यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि A और B का जो टोटल है वो क्या है, 10 ज़्यादा, और किससे 10 ज़्यादा, D और E के इकट्ठे से। मतलब कि D और E का जो टोटल होगा और इसमें प्लस 10 करें तो ये किसके बराबर होगा, A और B के बराबर। तो ये क्वेश्चन बनती है। नेक्स्ट, इफ़ B हैज़ 2 कार्ड्स मोर देन व्हाट C हैज़। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अलग, तो एक इक्वेशन और बन जाती है, B हैज़ 2 कार्ड्स मोर देन व्हाट C हैज़। तो B जो है 2 ज़्यादा है किसका, C का, तो C प्लस 2, C में 2 ऐड करने पर वो बराबर किसके हो जाएगा, B के हो जाएगा। तो नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स B। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स का मतलब कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज़ इक्वल टू 133। तो हाउ मैनी कार्ड्स डज B हैव, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ B का फाइंड करना है। तो इसलिए मुझे सारे A C D और E B में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे, क्योंकि B तो हमने फाइंड करना है, तो A C D और E को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से हमें B में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कि B इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा D माइनस E ये। तो यहाँ पे एक इक्वेशन से हम B भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक इक्वेशन है, और मेरे पास यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, B इज़ इक्वल टू C प्लस 2। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि C इज़ इक्वल टू B
-2, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन जाती है। ठीक है जी। तो पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 and 2 से, तो 1 and 2 से मेरे पास क्या बनता है, b माइनस ई इज इक्वल टू 3, डी माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास बना क्या, b माइनस ई बराबर होगा फिर किसके, d माइनस बी, क्योंकि ये दोनों 3 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2b, क्योंकि ये माइनस का भी अगर मैं ले आता हूँ तो 2b हो गया और ये हो गया d प्लस ई। तो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर मिल गया 2b इज इक्वल टू d प्लस ई। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मेरे पास और बन जाती है। ठीक है जी। तो एक इक्वेशन यहाँ पे 2b इज इक्वल टू d प्लस ई। तो देखो d प्लस ई के लिए तो मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई कि ये मैं दोनों को दोनों बराबर कर सकता हूँ। c के लिए मेरे पास यहाँ पे बन जाता है b माइनस 2। अब मुझे a के लिए कुछ यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं हम कि कहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया कि फ्रॉम 1 and 2 थे 2b इज इक्वल टू ये है। अब यहाँ पे जो अपने पास है a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई। तो इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ कि चलो इस इक्वेशन को मैं नंबर मान लो कि कितना दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नंबर 3 दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नंबर 4 दे देता हूँ। तो 3 and 4 से क्या आ जाएगा अपने पास, 3 and 4 से क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई। तो डी प्लस ई अपने पास किसके बराबर है, 2b के। तो वहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ई का मतलब क्या है, 2b प्लस 10। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है b, और b बराबर किसके आ जाता है, a माइनस 10 के। तो a माइनस 10, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई कि b इज इक्वल टू a माइनस 10। जबकि मुझको b नहीं चाहिए, मुझे a चाहिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू b प्लस 10। ठीक है जी। तो मैं a को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अब क्या क्या दिखता है, देखो 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी, चलो मैं एक और नंबरिंग दे देता हूँ 5, और इस पूरी इक्वेशन को एक नंबर दे देता हूँ चलो 7। अब देखो 7 नंबर में मुझे b चाहिए, तो मैं a की वैल्यू आ गई b प्लस 10, b तो ऑलरेडी हमने फाइंड करना है। c मैं यहाँ से कर सकता हूँ, d प्लस ई की वैल्यू मेरे पास वो है। तो अब मैं सारी की सारी इक्वेशंस यहाँ पे पुट कर देता हूँ जितनी भी अपने पास यहाँ पे बनती हैं। ठीक है जी, सिंपल था। तो a कितना आ गया, b प्लस 10, यह आ गया b प्लस 10 प्लस b प्लस c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, b माइनस 2, और d प्लस ई किसके बराबर है, 2b के, इज इक्वल टू 133। तो देखो यही बनता है कि नहीं बनता है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई b प्लस 10 प्लस b माइनस 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 133। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ अगर, ठीक है, हमें लिखना पड़े यहाँ पे, तो इस इक्वेशन को सारा मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से टोटल बना सकते हो b का। ठीक है जी। तो सिर्फ हमने b के ऊपर टारगेट करना था, इस इक्वेशन से आपने b की वैल्यूज़ बनानी थी। सो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो b और 2b, तो 1 2 3 और 4 और 5, तो 5b तो ये हो गया, 5b के बाद प्लस 10 और माइनस 2, तो कितना हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 133। तो 5b इज इक्वल टू 133 माइनस 8, तो 133 माइनस 8 कितना हो गया, 125। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो इसका आंसर अपने पास क्या था, सी ऑप्शन। ठीक है जी, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। सो एक क्वेश्चन ये आया था अपने पास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पजल बोलते हैं इसे। तो 71 एक क्यूब का क्वेश्चन आया था 71 में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। तो ये नॉन वर्बल के भी कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन था, अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन 2 सरफेसेस एंड ब्लैक ऑन द सरफेसेस अपोजिट टू रेड सरफेसेस एंड ग्रीन बाकी वाले सरफेस पे था। नाउ द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, और हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स। अब 64 तो टोटल है, 64 में बताना है कि स्मॉलर क्यूब कितने हैं जिसमें एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो हो 1 सरफेस क्या हो, ग्रीन वाला। तो मेरे पास क्या है कि जैसे मान लो कि एक क्यूब है, एक इमेजिन करें कि एक क्यूब है अपने पास, तो अपने पास कितने यहाँ पे क्या आगे फेस आगे 6, जैसे 1 2 3 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं। तो उसने कहा कि रेड ऑन 2 एडजेसेंट, तो सपोज मैं कोई भी रेड मान लूँ, जैसे मान लो कि ये रेड मान लूँ, कोई भी हो सकता है, जुड़ने की मैंने ऐसा रखा। सपोज यहाँ 2 रेड मान लूँ, तो रेड के अपोजिट ब्लैक आएगा। जैसे ये रेड है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा,
ब्लैक आएगा, इसके जस्ट अपोजिट इस वाले सरफेस पे क्या आएगा, यहाँ पे ब्लैक आएगा कहीं ना कहीं। तो क्या होगा कि ग्रीन फिर यहाँ कहीं होगा, इसके जस्ट यहाँ पे कहीं होगा, बाकी में ग्रीन होगा, कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो मेरे पास 2 फेस तो ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीन तो होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नाउ द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर पता चलता है n क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लासेस में बताई जाती है, जस्ट मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो n क्यूब अपने पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है n क्यूब, क्यों लिखा, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स अपने पास ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। तो यहाँ से n क्यूब मुझे दे रखा है 64, टोटल नंबर ऑफ क्यूब n क्यूब का मतलब है, और n इज इक्वल टू 4 आ गया, तो n का मतलब है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। अब मुझे क्या चाहिए, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब, इनमें से कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब हैं जिनके पास कम से कम एक सरफेस पे तो क्या हो, ग्रीन हो, ठीक है जी। तो अब क्या है कि जैसे मैं इनको स्मॉल कट में करूं, तो एक तो ऐसे क्यूब होंगे जिनके कॉर्नर पे ग्रीन आएगा, एजिस पे ग्रीन आएगा, ठीक है जी, एक साइड पे ग्रीन आएगा, एक पूरे सेंट्रल में ग्रीन आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहला अपने पास यहाँ पे पता चलता है कि कितने ऐसे क्यूब है जिनके कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर क्यूब फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो कॉर्नर क्यूब कितने होंगे जिनके कॉर्नर पे ग्रीन होगा, ठीक है जी। तो कॉर्नर पे ग्रीन कितना होगा, तो सबसे पहले अपने पास कितने फेस पे ग्रीन है, 2 पे, तो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ पे भी होगा तो उसके भी कितने होंगे, 4। तो 2, एक फेस के 4 कॉर्नर, दूसरे फेस के 4 कॉर्नर, तो कॉर्नर क्यूब कितने हो गए अपने पास वहाँ पे 8, जहाँ पे क्या होगा अपने पास ग्रीन कलर, ठीक है जी। कॉर्नर के बाद अपने पास क्या होंगे, सेंट्रल, ठीक है, जैसे ये सेंट्रल क्यूब। तो सेंटर में कितने होंगे क्यूब, सेंट्रल क्यूब अपने पास कितने हो जाते हैं वो देखते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि ये कैसे फाइंड करेंगे। सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे जो बन रहा है 2 इंटू n माइनस 2 का स्केयर, तो 2 इंटू n माइनस 2 का स्केयर। तो अपने पास 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2 का स्केयर कितना हो गया अपने पास, 2 इंटू 4 माइनस 2 का स्केयर, तो कितना हो गया अपने पास 2, और यहाँ पे कितना आ गया 4, तो 4 2 ज़ा कितना हो गया 8। तो सेंट्रल में कितने होंगे, 8, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर है क्यूब के सेंटर में कितना होगा, 8। और उसके बाद अपने पास क्या होता है, मिडल साइड, ठीक है जी। तो मिडल क्यूब कितने होंगे अपने पास, तो मिडल क्यूब अपने पास, इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, 8 इंटू n माइनस 2, तो 8 इंटू n माइनस 2, तो यहाँ पे 8n की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 8 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 16। अब क्योंकि हमें बताना था टोटल कितने हैं, तो कॉर्नर वाले कितने थे 8, सेंट्रल वाले कितने थे 8, प्लस मिडल वाले कितने थे 16, तो 8 8 16 कितना हो गया 32। तो इसका आंसर जो था वो कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन है 32, ठीक है जी। तो ये जो भी है यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, ये तो सारा का सारा क्या बेसिक कंसेप्ट है जो कि प्रॉपरली क्लास में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है, तो ये जो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आई हैं, ये इसका क्यूब का एक बेसिक कंसेप्ट होता है जहाँ से ये पता चलता है, राइट। 71 के बाद अगला क्वेश्चन नॉन वर्बल का था क्या, और ये ओपन डाइस का था। तो ओपन डाइस में जैसे अपने पास एक ओपन डाइस है, तो कहता है कि ये एक दे रखी है फिगर जिसमें आगे क्या है, अनफोल्ड पोजीशन है। तो इन दिस क्वेश्चन दिस अनफोल्ड फिगर इज फॉलोड बाय 4 डिफरेंट फिगर ऑफ डाइस, यू हैव टू सेलेक्ट द। तो अब मैं इस ओपन को क्लोज डाइस बनाऊँ तो कैसे बनेंगे, तो इसमें एक छोटा सा बेसिक होता है, जैसे छोटा सा बेसिक बताऊंगा, प्रॉपर सारा तो नहीं बता सकते हैं। इसमें छोटा सा बेसिक होता है ओपन डाइस में, ओपन डाइस में जो ऑल्टरनेट फेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है, एक छोड़कर यहाँ पे क्या रहा है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल के जब इसका मैं क्लोज डाइस बनाऊं तो ट्राइंगल के अपोजिट पे इक्वल होगा, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड और माइनस अल्टरनेट में है, तो डिवाइड
और माइनस एक दूसरे के क्या होंगे, अल्टरनेट, एंड बाकी क्या बचा, मल्टीप्लाई और प्लस। तो मल्टीप्लाई और प्लस एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। ये इसका छोटा सा बेसिक होता है। अब इनमें से कौन सा होगा वो डाइस जो ओपन के बाद क्लोज कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखना है जो अपोजिट फेस होते हैं, ठीक है, अपोजिट का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, तो डायग्राम जब पेपर पे ड्रॉ किया जाता है डाइस का, तो 3 फेस दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं, तो 3 दिखेंगे, 3 नहीं दिखेंगे, तो मैं ऑप्शन वाइज ए उठाता हूँ। तो जैसे मेरे पास क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड। अगर मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या है अपने पास, प्लस। तो अगर मल्टीप्लाई दिखे आपको तो प्लस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि इसके अपोजिट पे होगा ना, तो सामने आ गया, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी में देखा जाए तो जैसे मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल के अपोजिट इक्वल होगा, तो ट्राइंगल दिख रहा है तो इक्वल नहीं दिखना चाहिए, इक्वल दिख रहा है तो ट्राइंगल नहीं, क्योंकि वो अपोजिट होंगे, अपोजिट दिखते नहीं है यहाँ पे, इसलिए गलत। अब जैसे सी और डी में डी कैंसिल हो जाता है, रीजन डिवाइड और माइनस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अगर डिवाइड दिख रहा है तो माइनस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो अपोजिट होगा, नीचे होगा, यहाँ नहीं होगा, तो गलत। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है अपने पास, सी ऑप्शन। देख लो, ट्राइंगल दिख रहा है तो इक्वल नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो प्लस नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, डिवाइड दिख रहा है तो माइनस नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, तो अपना आंसर क्या आता है, सी ऑप्शन। तो ये सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लास में प्रॉपरली डिस्कस होते हैं। ये सारा कंसेप्ट क्या है। 73 तो कहता है हाउ मेनी स्केयर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ये भी अगेन नॉन वर्बल का था क्वेश्चन। तो कितने ऐसे फिगर हैं, ठीक है, जिस जो स्केयर्स हैं। तो इस पूरे डायग्राम में स्केयर अपने पास कौन कौन सा है यहाँ पे, इसमें रेक्टेंगल काउंट नहीं करने, ठीक है जी, रेक्टेंगल काउंट नहीं करने हैं। तो इसमें जो स्केयर था, एक था नंबर 1, 1 2 3 4 5 और 6 अपने पास ये बनता है। बीच में अपने पास क्या था, ये रेक्टेंगल। तो 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद यहाँ पे एक ये बनता था, एक कंप्लीट, और एक ये एक स्केयर बनता था। तो 6 और 2 8, तो यहाँ पे टोटल जो है 8 स्केयर्स थे इस वाली फिगर में। तो टोटल 8 स्केयर यहाँ पे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन 8। तो 73। तो यहाँ पे क्वेश्चन नॉन वर्बल का अगेन था। तो अपने पास 3-4 क्वेश्चन तो नॉन वर्बल के ही आए थे। अगेन ये क्वेश्चन भी नॉन वर्बल का है। तो कहता है देयर आर सेट ऑफ फिगर नेमली द प्रॉब्लम फिगर्स 1 2 3 4, ये 5 दे रखा है, ठीक है जी। तो ए बी सी डी इसके आंसर्स हैं। यू हैव टू सेलेक्ट वन फिगर जो इसको फॉलो करते हैं सीरीज में। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे मैं देखूँ 1 to 2 में एक चीज़ मुझे दिख रही है कि 1 से जब 2 बना रहा हूँ तो ये जो इक्वल है इस साइड से इस साइड जा रहा है, और रेक्टेंगल इस साइड से इस साइड जा रहा है, और जो यहाँ पे एक शेप है ओवल टाइप वो यहाँ पे आ रही है और ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो मुझे एक 3 से 4 में भी क्या दिख रहा है, ये 1 to 2 का प्रोसेस था कि इस साइड वाला इधर आ रहा है, इस साइड वाला इधर जा रहा है, इस साइड वाला इधर जा रहा है, बट ये अनचेंज्ड है, ये चेंज हो रहा है। जबकि मुझे 3 से 4 में भी वही पैटर्न दिख रहा है कि 3 से 4 में इस कॉर्नर वाला इस कॉर्नर पे आ रहा है, ये वाला इस कॉर्नर पे जा रहा है, और यहाँ ये इस पे आ रहा है, तो लास्ट वाला अगेन चेंज हो गया। तो यही सेम पैटर्न 5 to क्या होगा 6 में। तो इसमें क्या होगा कि 5 to 6 में क्या होगा, अगेन वही चीज़, इस कॉर्नर वाला इस कॉर्नर पे आएगा बट अनचेंज्ड रहेगा, ये इस साइड पे जाएगा तो ऐसा रहेगा, और ये स्टार यहाँ पे आएगा तो ये अनचेंज्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे सी इसमें नहीं, यहाँ पे सी इसमें नहीं, यहाँ पे सी इसमें नहीं, तो मेरे पास क्या बचा, डी ऑप्शन। तो देख लो सी और ओ, तो यहाँ पे चेंज होके क्या बन गया, पी। तो यहाँ पे एक ट्रिक फाइंड करनी होती है आपको प्रॉपरली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सॉरी डी ऑप्शन। तो ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, तो 3-4 क्वेश्चन अपने पास नॉन वर्बल के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपने पास स्टेटमेंट कंक्लूजन भी बोलते हैं, सिलोजिज्म भी बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन था ऑल रोड्स आर बसेस, सम बसेस आर कार्स, सम कार्स आर डेज। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले सम का डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने क्लासेस में सीखा हुआ है। सम बसेस आर कार्स एंड सम कार्स आर डेज and all days are nights, all days are nights and all roads are buses। तो buses के अंदर road। पहला some nights are buses, ये night का है सर्कल, ये बस का तो डाउट है, पहला क्रॉस। some nights are cars, ये नाइट का सर्कल और कार का सर्कल आपस में सम बन रहा है। तीसरा some days are buses, तो ये डेज है और ये बसेस है, तो आपस में डाउट है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन ओनली 2 फॉलोज। तो 75 क्वेश्चन का आंसर था सी ऑप्शन ओनली 2 फॉलोज, ठीक है जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अपना पजल का क्वेश्चन था। ABCDEFG टोटल 7 मेंबर इन अ क्लास, दे आर सिटिंग ऑन 3 बेंचेस 1 2 एंड 3। तो टोटल कितने बेंचेस हैं? 3, 1 2 और 3, टोटल 3 बेंचेस हैं। इन सच अ वे दैट देयर आर एट लीस्ट 2 ऑफ देम ऑन ईच बेंच। तो कम से कम हर बेंच में कितने आएंगे? 2 2 2 2, कितने होंगे? 6। एक बेंच ऐसा होगा जिसमें 3 होंगे। एंड देयर इज एट लीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है 3 और 4 की बजाय पे 3 भी दे के आए, तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी। सो देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच। तो उसने ये नहीं लिखा है कि एटलीस्ट 1 बॉय भी होना चाहिए, उसने लिखा है एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, क्या पता 2 भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखना, उसने बोला कि हर बेंच में कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। एक गर्ल कम से कम का मतलब ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर ये कहीं नहीं लिखा कि एक बॉय भी होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट लिखा सी अ गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद EAED। तो सी अ गर्ल इसलिए माइनस का साइन, डज नॉट सिट विद A, E और D, इन 3 के साथ तो नहीं आना, बट A और E और D का पता नहीं जेंडर क्या है। नेक्स्ट F अ बॉय प्लस का साइन, F अ बॉय स्टूडेंट सिट्स विद ओनली B, सिट्स विद ओनली B। अगर इसका मतलब कि किसी भी बेंच में F है, बॉय है, तो सिट्स विद ओनली B, तो B का कंफर्मेशन होता है, क्योंकि अगर F सिर्फ B के साथ है तो एक जो बेंच ये वाला होगा F वाला, उसमें 2 ही होंगे मेंबर, और अगर 2 हुए तो F मेल मेंबर कंफर्म हो चुका है, तो एटलीस्ट 1 गर्ल के कारण B का जेंडर कंफर्म होता है। तो ये जो बेंच होगा उसमें ये 2 ही लोग होंगे, 3 नहीं होंगे। नेक्स्ट A सिट्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड इन बेंच 1। तो A सिट्स विद हिज से पता चला कि ये एक बॉय है। विद हिज बेस्ट फ्रेंड इन बेंच 1, बट मुझे नहीं पता बेस्ट फ्रेंड का नाम कौन है, बट A तो आएगा 1 में। एंड G सिट्स ऑन बेंच नंबर 3। तो G सिट्स ऑन बेंच नंबर 3, तो G के नाम से कोई पता नहीं चला मेल या फीमेल, पर 3 आ गया। और लास्ट लिखा E इज द ब्रदर ऑफ C, E इज द ब्रदर ऑफ C। अब देखो हम इसको कैसे अरेंज करें, ये लिखा हुआ था F और B एक ऐसे बेंच पे आएंगे जिसमें सिर्फ F और B ही हैं। तो क्या ये A हो सकता? नहीं, क्योंकि F और B के पास A। क्या ये G के साथ? नहीं, तो ये नंबर 2 ही कन्फर्म होता है F का, और यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाती है किसकी? B की। तो ये आ गया कंफर्म, इसमें 2 ही होने इसके कारण। नेक्स्ट लिखा हुआ है C और A इकट्ठे नहीं आने हैं, तो यहाँ पे A है तो C नहीं आएगा, तो C यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? C, और C एक क्या है? गर्ल है। यहाँ पे C आ गया, और जबकि यहाँ पे C आ चुका है तो C का प्लेस यहाँ पे ऐसा है कि उसके साथ ना मुझे A रखना है, ना मुझे E रखना है, ना मुझे D। तो C के साथ तो चलो A का आया ही नहीं प्लेस, बट C के साथ E और D भी नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पे कौन आ गया? E, और यहाँ पे कौन आ गया? D। इसके कारण, क्योंकि C वाले जगह पे E और D नहीं आएंगे, यहाँ भी नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये 3, ये 2 और ये 2, अब मेरे पास ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे C का जेंडर था, आ चुका। यहाँ पे E इज़ द ब्रदर ऑफ C है, तो E इज़ द ब्रदर ऑफ C, तो E का जेंडर कंफर्म हो गया, ये भी साइड हो गया। अब क्योंकि इस बेंच में 3 लोग हैं तो एटलीस्ट 1 गर्ल तो आनी, तो फिलहाल यहाँ पे 2 मेल आ चुके हैं, तो यहाँ से एटलीस्ट 1 गर्ल के कारण यहाँ पे इसको फीमेल ही होना पड़ेगा। यहाँ पे भी आ चुका है तो एटलीस्ट 1 गर्ल, बट G का जेंडर कंफर्म नहीं हो, क्वेश्चन मार्क रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी गर्ल स्टूडेंट्स आर देयर? गर्ल स्टूडेंट्स 1 2 3, क्या पता ये भी गर्ल हो या ना हो, तो कम से कम 3 तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है ईदर 3 और 4, एक की वजह से C ऑप्शन इसका आंसर था। ऑन विच बेंच डू 3 स्टूडेंट्स सिट? तो नंबर 1 में 3 स्टूडेंट्स है, तो इसका आंसर है A ऑप्शन। तो 76 का था C ऑप्शन, और 77 का था अपने पास है A ऑप्शन। तो ये एक पजल का क्वेश्चन आया था अपने पास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो क्लास में प्रॉपरली बताया गया था कि ये टाइप अब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रही है। तो अपने पास एक डायरेक्शन का सेट दे रखा है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है डायरेक्शन में। डायरेक्शन के बाद अपने पास एक एक्सप्रेशन आता है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है M स्टार H, तो इसमें क्या करना था? कॉपी पेस्ट। M स्टार H मैच कर रहा है P स्टार Q, तो मैच करके बना है P इज़ द सन ऑफ Q, इसमें मैच करे तो M इज़ द सन ऑफ H, तो M इज़ द सन नीचे, और ऊपर कौन आ गया? H। नेक्स्ट है H@D, मैच किया। H@D का मतलब H इज़ मदर ऑफ D, तो H इज़ मदर, माइनस का साइन, और यहाँ पे आ गया D। नेक्स्ट लिखा है $K, तो $K का मतलब है D इज़ हस्बैंड ऑफ K। अब ये जो हम ये बना रहे हैं
ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा प्रॉपरली आपको पता है कि ये यहाँ पे प्रॉपर एक कंसेप्ट तैयार किया जाता है अपने पास, ये सारा क्लासेस में बताया जाता है। तो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है व्हाट रिलेशन ऑफ एच विद के, तो एच विद के, तो के का हस्बैंड, हस्बैंड की मदर, तो ये एच रिलेटेड टू के क्या बना, मदर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन। तो ये जो एरोज वगैरह है ये सारा का सारा एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जिसमें हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन था अपने पास, ठीक है जी। 150 कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन देयर सब्जेक्ट्स नेमली इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश ई, मैथ्स एम एंड साइंस। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन इंग्लिश, मैथ्स एंड एस आर शोन इन द डायग्राम। तो 150 में ये जो वेन डायग्राम बताया तो उनमें 150 में वो वालों का बताया है जो इंग्लिश, मैथ और एस का मतलब है साइंस में जो फेल नंबर है, ठीक है। तो कॉमन अनकॉमन है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करनी रेशो किन की कैंडिडेट्स की, कौन से कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट। तो एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 और बाकी 2 से कम हो सकते हैं। तो क्या क्या आ गया अपने पास 18, ठीक है जी। एटमोस्ट 2 का मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 18, 9 एटमोस्ट 2 है मतलब 2 में कॉमन है 12, बिल्कुल। 8 नहीं लेंगे क्योंकि 3 में है तो एटमोस्ट 2 से ऊपर चला जाता है, 8 कैंसिल। 10 ये भी हो गया अपने पास, +10 +11 +12। तो ये नंबर सारे के सारे क्या आगे, हु फेल्ड इन एटमोस्ट 2, और टू द रेशो किसके साथ है, टू द हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो सारे कवर हो जाएंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो 18, 9, 8 ये सारा कवर हो जाएगा। तो 18 +9 एटलीस्ट 1 तो है, 12 +10 +8 +11 +12, ये तो चलो मैंने वैसे ही लिख दिया, ये नंबर वहीं पे प्लस कर देना। तो 18 + 9 17, 27 + 2 39 +10 49 +11 60 +12 कितना हो गया 72। रेशो किसके साथ है, सारा प्लस। तो इसमें कौन ऐड हुआ था, एक 8, बाकी तो सारा टोटल आपको 78 आता है। 78 + 8 कितना हो गया 80, तो माइनस कर अपना डिवाइड कर दिया। 10 8 ज़ा 80, 9 8 ज़ा 72, तो रेशो क्या बनी 9:10। तो ऑप्शन इसका क्या बन गया, सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी वेन डायग्राम का, तो इसका आंसर ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, सिम्बोप्रेशन टॉपिक है, इनइक्वालिटी टॉपिक है। तो इसमें बताना, तो अपने पास क्या बनता है, इक्वेशन साफ साफ पता चल रही है, b लेस देन l के बाद ये लाइन यहाँ से जुड़ जाती है, l इज इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू w लेस देन v लेस देन इक्वल टू k एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू q, एंड ये k और m क्या है, बराबर है, तो मैंने इसको m इधर लिख दिया। तो पहला कंक्लूजन था b लेस देन v, तो v और ये b, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेस देन इक्वल टू लेस देन में क्या सही होता है, लेस देन, तो v लेस देन v, हाँ पहला सही है। दूसरा m ग्रेटर देन p, तो ये p है और ये m है, क्योंकि ये k और m बराबर, तो p लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन में क्या सही होता है, लेस देन, तो क्या हुआ p लेस देन m, और बोल सकता हूँ कि मैं m ग्रेटर देन p, तो मेरे पास जो सही हुआ वो दोनों सही हुए, तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो प्रॉपरली सारे टॉपिक्स क्लास में डिस्कस हुए थे, ठीक है जी, हर एक चीज़ प्रॉपरली करवाई गई थी, ठीक है। और अब ये जो कंसेप्ट है, मान लो कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं अगेन, तो ये जो कंसेप्ट है इनको शॉर्ट में कैसे किया जाता है, आपको कैसे पता चले हमने कितना सिलेबस पढ़ना है, मैटर ये करता है सारा का सारा कि बहुत सारे मार्केट में बुक्स आ जाती हैं। अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली है तो उनके पास बहुत होता है कि मार्केट से बुक ले लेते हैं, तो प्रॉपरली गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। 3 से 4 घंटे की डेली की क्लासेस होती हैं अपने पास। एक बैच की ड्यूरेशन जो रहती है 4 to 5 मंथ्स की रहती है। मटेरियल सारा का सारा आपको मिलेगा हार्ड कॉपीज़ में। एवरी वीक मॉक टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स बेटर है, रिजल्ट्स सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें हम एक्सेस भी देते हैं, जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स होता है, और एक फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे, लाइफ टाइम की आपके पास मेंबरशिप मिल जाती है। और इसका जो यहाँ पे लोकेशन है, हमारी एकेडमी ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये अपनी लोकेशन है, ठीक है जी। आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। अगर आपको वीडियो कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है, अगर आप दूर से नहीं आ सकते हैं, आपको लगता है प्रॉब्लम है या जॉब वगैरह करते हैं,
तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के सारा लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। फुल सिलेबस इसमें कवर्ड रहेगा। 500 प्लस वीडियोस हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, हर एक टॉपिक के प्रॉपरली क्वेश्चन और इसके जो टेस्ट वगैरह और वीडियोस वगैरह हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये नोट्स आप हार्ड कॉपी में भी परचेज़ कर सकते हो अलग से, ठीक है, बट आपको उसमें फ्री मिल जाएंगे। आप अगर परचेज़ करते हो उससे पहले आपको लगता है कि वीडियो देखने डेमो तभी परचेज़ करेंगे, तो आप वहाँ पे डेमो वीडियोस देख के अच्छे लगता है तो आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी एक वीडियो आप अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो जितना आपका वैलिडिटी होगा उस कोर्स का। वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की रहेगी और ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9988442200। एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही परचेज़ करने हैं इन सारे एग्ज़ाम के लिए तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। हाँ, मटेरियल हार्ड कॉपी में आपको बाय पोस्ट सेंड किया जाएगा और नोट्स इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। मॉक टेस्ट इसमें आपको हम अपनी साइड से फ्री देते हैं अगर सिर्फ कोई पर्सन नोट्स परचेज़ करता है, जो प्राइस है इसके। और बाय करने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा इस नंबर पे, राइट। तो मेन पॉइंट है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करवाए में से ही आते हैं, ठीक है। बट हाँ, कितना पढ़ें, स्मार्टली पढ़ें, क्योंकि हमें क्या कि बहुत सारा कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ता, तो स्मार्ट होना पड़ेगा इस वाली फील्ड में, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम हुआ था अपने पास रिसेंटली, तो उसके क्वेश्चंस के आंसर एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।